कि युद्ध का हल, ये बार बार उम्मीद जागती है कि शायद कोई निकले दोनों तरफ से पोस्चरिंग कह लीजिए, अभी तक तो दिखावा ही कह लीजिए कि ये चल रहा है कि शायद बातें मानी जाएंगी। कहीं कहीं पर ये कहा जा रहा है कि ऐसे मुद्दे जो बहुत विवाद वाले हैं उन पर भी शायद ये मन बन रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मुश्किल ही है युद्ध का हल। यहां ज्यादातर जो है वो है छल, और इसमें जाल बिछाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर हमले का। ये क्यों कह रहे हैं हम? सबूतों के तौर पर कुछ खबर आपके सामने रखते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दिन भी हमले चल रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी एयर स्ट्राइक का दावा है, अमेरिका का ऑयल टैंकरों पर हमले का दावा है। अमेरिकी फायरिंग के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। ये फार्स न्यूज के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने कार्रवाई की और उसके बाद ईरान को काउंटर अटैक करना पड़ा। होर्मुज में बढ़ते तनाव के बाद खाड़ी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। दुनिया राहत की सांस लेती है जैसे ये खबर आती है कि शायद कोई बात बन जाए और होर्मुज से आवाजाही वापस पहले जैसे सुचारू और आबाद हो जाए। लेकिन फिर ये खबर आती है कोई ना कोई अड़ंगा हर दिन। सुबह होते होते अगर उम्मीद जागती है तो शाम होते होते एक बार फिर निराशा। दोनों ही तरफ से फिर कोई ना कोई बात ऐसी की जाती है, कोई हरकत ऐसी जिससे होर्मुज को लेकर ये चिंताएं और गहरी हो जाती हैं। आगे देखिए, जहाजों पर फायरिंग से भड़का ईरान, फिर हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान ने कहा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने CIWS गन, मतलब क्लोज इन वेपन्स, उससे, अब क्लोज इन वेपन का इस्तेमाल कहां होता है? क्लोज इन वेपन का इस्तेमाल डिस्ट्रॉयर में तब होता है जब बहुत करीब की लड़ाई होती है, मतलब बहुत करीब के किसी टारगेट को आपको मारना होता है तो क्लोज इन वेपन, करीब चलाई जाने वाली बंदूक इस्तेमाल की जाती है। तो डिस्ट्रॉयर ने CIWS गन से फायरिंग की ईरान के टारगेट पर, अमेरिकी शिप और डिस्ट्रॉयर। IRGC के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का यह बड़ा दावा है कि इस तरह का हमला किया गया है। और अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो क्या तो बातचीत होगी और क्या बात बनेगी। ऐसा ये वाकई एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर बन जाएगा। वो जो अमेरिका में लोगों की आशंका थी कि अमेरिका अब किसी एक लंबी लड़ाई में ना पड़े, तो अमेरिका वो लंबी लड़ाई में पड़ा रहेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी जो किया जा रहा है वो बातचीत को के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने वाला तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब जरा यहां देखिए क्या हुआ है। अमेरिका और इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी, एडवांस मिसाइलों से दहलाने की वार्निंग। अभी एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है, सीक्रेट मिसाइलों से हमला किया तो दुनिया का अंत संभव है। बढ़ते तनाव के बीच IRGC कमांडर की चेतावनी, और यह सिर्फ अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए चिंता का विषय नहीं है, पूरी दुनिया के लिए फिक्र बढ़ाने वाली खबर है। देखिए जरा, अमेरिका इजराइल को ईरान की विनाशक चेतावनी। भी एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है, कहा है ईरान ने। सीक्रेट मिसाइलें जो हमारे पास हैं, अगर हमने जखीरे से निकालनी और हमला कर दिया तो दुनिया का अंत भी संभव है। बढ़ते तनाव के बीच IRGC कमांडर की तरफ से यह चेतावनी आई है। और जाहिर है जिस जंक्शन में ईरान खड़ा हुआ है, वो यहां पर जो बातें कह रहा है वो केवल ब्लफ नहीं है, कोई फ्लूक नहीं है, वो केवल साई ऑफ के लिए कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप मान सकते हैं कि अगर वो 100 की धमकी दे रहा है तो ये भी मानिए कि अगर वो 100 नहीं कर पाएगा तो 80 या 90 तो शर्त क्या कर देगा। क्योंकि जब उसने कुछ भी नहीं कहा था और ये नहीं बताया था कि वो किस तरीके के फॉर्मिडेबल हमले कर सकता है, तब उसने ये करके दिखा दिया काउंटर अटैक में। अमेरिका सरप्राइज हो गया, उसको ये मानना पड़ा कि हमसे बड़े शतरंज के खिलाड़ी हैं। और अगर यहां पर ईरान ये कह रहा है तो जाहिर है वो ये करने का मादा अगर पूरे तौर पर नहीं रखता है तो ये मानिए कि उसमें बहुतायत में ये मादा है कि वो जो कह रहा है वो कर देगा। और अमेरिका के ईरान में जो हमले हुए हैं उसमें बड़ा नुकसान हुआ है। ईरानी स्टेट मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है, यहां वीडियो में आप देखिए क्या दिखाया गया है। वीडियो में ईरानी एयरपोर्ट पर तबाही दिखाई दी है। ईरान के यात्री विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, जाहिर है ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिविलियन लॉजिस्टिकल सपोर्ट का ये हिस्सा है। इसको हमला इस पर क्यों किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर पुल पर हमला करते हैं तो कहते हैं कि ये तो असल में IRGC के लिए माल ढुलाई का एक जरिया हो सकता था, हथियार इससे लाए ले जा सकते हैं और यहाँ से IRGC के सैनिक और उनके अधिकारी भी आते जाते हैं, लिहाजा हमने पुल को उड़ा दिया। अब ये जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है इस पर हमला क्यों किया गया, ये ईरानी मीडिया की तरफ से जारी की गई तस्वीर है। ये तब की तस्वीर है जब ये युद्ध लगातार चला था 28 फरवरी के बाद, और 7 अप्रैल को आपने इसका सीज फायर होने का ऐलान सुना था। उस दौरान उसके बीच में किसी दिन ये अटैक हुआ जब ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है जिसको निशाना बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? जाहिर है ईरान इसके जरिए पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि ये जब हम कहते हैं कि इन्होंने वॉर क्राइम किया है तो एक और सबूत हम दुनिया के सामने रखते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये तस्वीर
दुनिया के सामने रखें। मेजर जनरल वी.के. दत्ता आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर वाइस मार्शल पी.के. श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राजन कुमार हमको आउट स्टेशन से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले तो ये समझा जाए कि यहाँ असल में बातचीत की जो बात हो रही है वो वाकई एक छलावा है, वो केवल एक टाइम बाइंग है, और अब ये क्या दुनिया के लिए नासूर बन जाने वाला है? ये हमेशा रिश्ता रहेगा और दुनिया की एनर्जी वाली परेशानी क्या हमेशा बनी रहेगी? क्या ये उस तरफ जा रहा है मामला? पी.के. श्रीवास्तव सर। देखिए, मामला ये ऐसा है कि ट्रंप के पास कुछ चुनौतियां हैं उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। उसमें ख़ास तौर से यह है कि जो 60 दिन वाला मामला है कि 60 दिन के बाद इनको कांग्रेस के पास जाना है, तो इन्होंने लीगली ये दिखाने की कोशिश की है, जो नैरेटिव सेल नहीं हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश की है कि हम जो है वॉर में नहीं हैं, हम स्ट्राइक करते हैं जब कोई स्ट्राइक हमारे ऊपर होती है। अदरवाइज हमने 7 अप्रैल को ये सीज फायर कर दिया था, जो 60 दिन से कम है। तो हमारे पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कांग्रेस के पास जाने की। कांग्रेस के पास जाएंगे आज ये साबित करता है कि ये वॉर कितनी अनपॉपुलर है उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनके अपने कांग्रेस मैन एंड वेमेन के साथ, उनके अपने सेनेटर्स के साथ। तो ये बहुत बड़ी चुनौती जो ट्रंप, उनकी कैबिनेट अकेले इसको टेक फॉरवर्ड कर रही है। और जो आप ये कह रहे हैं, ट्रंप को ऑफ रैम्प करने के लिए कोई भी विक्ट्री या सिंबल या कोई साइन या कोई ट्रॉफी नहीं मिल पा रही है, वो बहुत बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खुला हुआ था उसमें सारा आवागमन बिल्कुल आसानी से हो रहा था, अब उसको खोलने की कयावत शुरू हो गई है। ये वॉर ने किया, इट्स ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर एंड दिस वॉर इज ऑफ चॉइस। तो ये जो समस्या है इसको दूर करने के लिए ट्रंप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि पहले उन्होंने क्या क्या बातें कही वो तो अब सबको पता है, रिपीट करने में कोई खास बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही थी कि ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट सरेंडर। वेयर इज एब्सोल्यूट सरेंडर? तो एब्सोल्यूट सरेंडर नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नेवी, आर्मी और उनकी एयरफोर्स, उनका एयर डिफेंस, उनके रेडार्स। बड़ा इंट्रीगिंग और बड़ा सिग्निफिकेंट बयान सर ईरान की तरफ से आया है। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, इसमें देखिए, डिल्यूजनल ट्वीट्स नो लॉन्गर होल्ड स्वे। डिल्यूजनल ट्वीट करके आप बहुत दिनों तक अब ये उसमें कोई असर रह नहीं गया है। देखिए, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, सेज ईरान टू ट्रंप एज तेहरान रिव्यूज प्रपोजल एट ओन पेस। अब वो जो 14 सूत्रीय प्रपोजल, देखिए एक तरफ प्रपोजल किया गया है, बातचीत के लिए बिंदु दिए गए हैं कि आप ये इन पर हमको आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ ये अटैक हो रहे हैं और तीसरी तरफ वो ट्वीट्स हो रहे हैं जिसके बारे में ईरान इधर इशारा कर रहा है। वो ट्वीट्स भी जाहिर है कई बार चीजों को जो ट्रैक पर जाती हुई दिखाई दे रही होती हैं उसको ऑफ ट्रैक कर देते हैं। क्या ये बात जनरल दत्ता सही है कि इस समय ट्रंप ने, उनके बड़बोले पल ने, उनके ट्वीट्स ने बातों को बनाने के बजाय, साई ऑप्स में भी कह लीजिए अमेरिका का कोई पक्ष साधने के बजाय चीजें बिगाड़ी ज्यादा हैं? बिल्कुल दिनेश, देखिए अभी तक अमेरिका ने जो भी कार्य किया है कहीं पर भी उसको सफलता नहीं मिली है। अगर शुरू में क्या बोले, जब इन्होंने ऑपरेशन चालू किया, इजराइल और अमेरिका के अपने अपने एम ऑब्जेक्टिव थे रिजीम चेंज और न्यूक्लियर समर्थन को रोकना, वो दोनों चीज़ अचीव नहीं कर पाए। उसके बाद जो जंग इनको रोकनी पड़ी जिसमें सीज फायर किया, जिसके अंदर वो 60 दिन का जो क्लॉज कांग्रेस से अप्रूवल लेने की वजह से इन्होंने रोका। और उसके बाद में सीज फायर करने के बाद लगातार आप अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, आप जगह जगह पर उनके जहाज़ों के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये सीज फायर वायलेशन है। तो अगर ईरान को अगर आप ईरान के नज़रिए से देखें तो सीज फायर के अंदर आप उल्लंघन कर रहे हैं। आप लगातार हर एक जगह पर ऐसी कार्रवाई कर रही हैं जो एक वॉरलाइक एक्टिविटी है। तो आप क्या अचीव करेंगे उससे? कुछ अचीव नहीं होगा। ईरान ने गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, उसने अभी जो पर्शियन गल्फ स्टेट का जो अथॉरिटी बना दिया उसके रूल के मुताबिक उसने बोला आप चलेंगे। उसने अमेरिका को बोला कि आप हमारे जहाज़ों को नहीं जाने देंगे, नाकाबंदी बंद नहीं करेंगे तो हम हॉर्मुज़ से किसी को नहीं जाने देंगे। इससे इफेक्ट किसको हो रहा है? पूरी दुनिया की इकॉनमी, पूरी दुनिया की जो ऑयल एंड गैस का जो पूर्ति होती है उसके ऊपर बाधा आ रही है। यूरोपियन भी इफेक्ट हो रहे हैं, एशिया भी इफेक्ट हो रहा है। तो अमेरिका हासिल क्या करना चाह रहा है? नहीं, उधर देखिए घर में हाल ये हो गया है, इधर तो कहते हैं हम सभ्यताओं को नष्ट कर देंगे, ईरान की सभ्यता को नष्ट कर देंगे। और आज एफबीआई ने यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरे ग्रह से जीव आते हैं, 4 फीट लंबे होते हैं, अमुक होते हैं, ठिकाने होते हैं, फलाने होते हैं, इसको डिक्लासिफाई किया है। मतलब अपने यहां जनता को बरगलाने में लगे हुए। नहीं, उधर ध्यान मत दो, ईरान की तरफ ध्यान मत दो। आए थे 1965 में सबसे ज्यादा आए थे, बहुत ज्यादा आते हैं, एलियंस आ रहे हैं, अमेरिका में उतरे हैं, ये देखो एफबीआई के दस्तावेज।
अपने घर में ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश ट्रंप की तरफ से चल रही है। ट्रंप की ही कोशिश से FBI ने फाइलें डिक्लासिफाई की हैं जिसमें UFO के बारे में, एलियंस के बारे में यह बताया गया है कि हां आए थे, वो स्पेसक्राफ्ट लेके आए थे, वो खास तरह का हेलमेट और स्पेस सूट पहने हुए थे, उनमें उनकी हाइट 4 फीट से ज्यादा की नहीं लग रही थी, वगैरह वगैरह ये सब बताने में लगे हुए हैं। ये इस समय ये डिक्लासिफाई क्यों किया गया है आशीष? हाँ, ये क्लियर डाइवर्जन है। और जिस तरह से देखिए, लेकिन अब ना ये जो न्यू दौर है डिजिटल मीडिया का भी और ऑल्टरनेटिव मीडिया का भी, ऐसे में लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ये कोई अब पंचायत कोई डिसीजन लेती है और गांव वाले उसको मान लेते हैं और कहा सुनी पर बहुत सारी बातें चलती है। अब वो ज़माना रहा नहीं। पर वो डिल्यूजन वाली बात जो ईरान ने ट्वीट करके कही ना, वो एग्जैक्टली इसी वजह से कही थी कि आप क्या कुछ ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको वॉर स्ट्रैटेजी में जो देखनी चाहिए वहाँ पे नहीं देखने मिल रही है। ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड किया, हर एक स्ट्रैटेजी आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइऑप, स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन, ये सब करके आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड एक्चुअल, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, जो सब्सटैंशियल डोमेन्स हैं, उन डोमेन्स में किसी भी तरह का असर नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से आपको ये ऊपर वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। पब्लिक इन सब चीज़ों को नहीं मानेगी, नो डाउट। डोनाल्ड ट्रंप केवल और केवल एक फेस सेविंग एग्जिट देख रहे हैं, ऑनरेबल एग्जिट देख रहे हैं, मिल नहीं रहा है मिड टर्म इलेक्शन को लेकर। अब वो यही सब कर सकते हैं। और अब मैं प्रोफेसर राजन के पास भी जाना चाहूंगा। प्रोफेसर राजन, इधर ईरान में चली रहा है, उधर वेनेजुएला से कहते हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो वहां रखा हुआ था, वो ब्रिटेन के साथ मिलकर, IAEA के साथ मिलकर अमेरिका ने वहां से हटाया, समुद्र और जमीन के रास्ते वो अमेरिका ले गए और अमेरिका में अब ये सुरक्षित हो गया है। ये हाईली एनरिच्ड यूरेनियम वेनेजुएला में बहुत खतरे में था। देखिए, वेनेजुएला में उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसमें कोई शक नहीं है। एक मिलिट्री सक्सेस के रूप में देखा जाता है। अगर वेनेजुएला नहीं होता इस ढंग से, तो मैं बताता हूँ कि शायद ईरान में भी जो घटना हुई वह भी शायद वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि उनको लगा कि जिस ढंग से वेनेजुएला में कैप्चर किया, कॉन्स्पिरेसी किया उनके जो दूसरे रूलर्स थे, लीडर्स थे उनके साथ, और वहाँ पे तो वेनेजुएला में जो भी दो चीज, वहाँ के सारे रिसोर्सेस वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी अगर यूरेनियम अगर मिला है सच में, हालांकि वो इंफॉर्मेशन कितना सही है मुझे देखना पड़ेगा, अगर मिला है तो उसको सबसे पहले तो यह कि उनको वेनेजुएला ने क्यों उस ढंग का कितना % यूरेनियम एनरिच किया था, उसका मकसद क्या था, क्या वेनेजुएला भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वेनेजुएला कोई न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, मैं बता दूं। और जो NPT की संधि है उसके हिसाब से NPT और CTBT का जो ये होता है, जो रेजीम होता है, उसके हिसाब से वेनेजुएला उसमें नहीं आता है। वेनेजुएला में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो किस देश ने उसको सहयोग किया है, और फिर अगर उसको US में ट्रांसफर किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि चूंकि पूरी तरह से वहाँ की जो सत्ता है अमेरिका के कंट्रोल में है, तो तेल और जो जितने भी दूसरे रिसोर्सेस हैं सबको अमेरिका पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो उसको अमेरिका ले जा सकता है या यूरोप या किसी भी देश में जाए तो वहाँ ले जा सकता है। तो ये कोई बड़ी उपलब्धि अभी के समय में तो मेरे हिसाब से नहीं है। अभी उपलब्धि तब होती जब कोई एग्रीमेंट ईरान के साथ हो पाता। मेरा तो ये बड़ी दिलचस्पी होगी सर देखने में कि वाकई पूरी दुनिया की इतनी फिक्र है, पूरी दुनिया में शांति और डेमोक्रेसी बहाल करना चाहता है अमेरिका। थोड़ा ये कोशिश नॉर्थ कोरिया की तरफ भी कर लेता तो शायद ज्यादा भला हो जाता। थोड़ा वहां से, वहां एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है, वहां तो पूरे हथियार बन गए, उनको भी वहां से हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे ज्यादा खतरा, उतना सिरफिरापन तो शायद कहीं नहीं है। तो बजाय ईरान और वेनेजुएला में फोकस करने के, वो अगर थोड़ा नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन की तरफ फोकस करते तो मुझको समझ में आता कि वाकई उनकी चिंता। और अभी एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है कि मैंने 9 लड़ाइयां रुकवा दी हैं, बड़ी खतरनाक लड़ाइयां थी, अब 10वीं रुकवा रहा हूं, रशिया यूक्रेन रुकवा रहा हूं। और देखिए, मैंने 9 से 11 तारीख तक सीज फायर करा दिया है। अब वो अब रशिया और यूक्रेन के बीच में इस दौरान बंदूकें नहीं गरजेंगी और एक दूसरे के कैदियों की अदला बदली होगी। मतलब दुनिया में जहां जो कुछ अच्छा हो रहा है वो असल में ट्रंप की वजह से हो रहा है, और यही अच्छा वो इधर भी कर रहे हैं, जो आपको मिडिल ईस्ट में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अच्छा पता नहीं क्यों करने की हिम्मत या हिमाकत वो नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में नहीं जुटा पाते। अगली खबर है, इराक की संप्रभुता का लगातार उल्लंघन हो रहा है। बगदाद के आसमान में उड़ते दिखे यूनाइटेड स्टेट्स के विमान, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते दिखे अमेरिकी विमान। ये आशीष, जरा इस खबर को जरा हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कीजिए। आइए इसको बिग वॉल में समझाते हैं। जब आसमान पर ये फाइटर जेट्स इतनी कम ऊंचाई पर उड़े तो ये क्या सिग्नलिंग होती है? ये एक के बाद एक अमेरिका को ये कहने लगे कि अब बहुत ज्यादा मिस एडवेंचर यहां मत करो। ये फॉर्मेशन फ्लाइंग है दिनेश, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और जिस एरिया में कर रहे हैं वो सेफ एरिया है। अच्छा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, आपने एक न्यूज बताई थी CIWS की, क्लोज इन वेपन सिस्टम। क्लोज इन वेपन सिस्टम में गैटलिंग गन भी आती है। अच्छा। जो 4500 राउंड्स करती है पर मिनट पे,
और गन फॉर्म में होती है। 4,500 गोलियां 1 मिनट के अंदर निकलेंगी। 1 मिनट के अंदर, और उसकी रीच सिर्फ 1.5 किलोमीटर होती है। अब मैं इसमें बताता हूं मैं इंटरप्रेट क्या कर रहा हूं। और दूसरे इसमें मिसाइल सिस्टम भी आते हैं जो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक मार करते हैं। मतलब 1.5 किलोमीटर तक 4,500 गोलियां 1 मिनट के भीतर चलाकर। मगर आप दिनेश ऐसे सोचिए, वो कौन सा टारगेट था जो उतना करीब पहुंच गया डिस्ट्रॉयर के। हाँ बिल्कुल, आप सोचिए, अगर वो टारगेट वहां तक पहुंच सकता है तो आपके रडार कहां गए, आपके सी स्किमिंग मिसाइल्स कहां गई, आपके देखने की क्षमता कहां गई। स्ली क्लटर का इस्तेमाल करके ये चीजें डिस्ट्रॉयर तक पहुंच रही हैं, इसीलिए डिस्ट्रॉयर से इतना करीब नहीं आ पा रहे हैं। क्लोज इन वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करने का मतलब होता है आप आखिरी घेरे तक पहुंच गए हैं। सर आप तो ये बड़ी बात कर रहे हैं, जब उन्होंने उस दिन वार्निंग दी थी कि आप इधर से गुजर रहे हैं, ये गुजरना इलीगल है। उनका एक डिस्ट्रॉयर गया था, उससे कहा गया कि आप तुरंत इंडियन ओशन की तरफ निकल लीजिए, और फौरन से पेशतर बगैर वक्त गंवाए वो मुड़ा और इंडियन ओशन की तरफ निकल लिया। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, इसका मतलब जो कह रहे थे, मैं इससे जोड़ना चाहता हूं। हाँ। जो ट्रम्प कह रहे थे कि नेवी गई, आर्मी गई, एयरफोर्स गई, सब गई, हाँ। तो ये कहां से आ रहे हैं कि आपको CIWS का इस्तेमाल करना वो ऐसा है कि जैसे आपने इनर वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो जब अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ईरान की आर्मी नष्ट कर दी, पूरी तरह से नेवी नष्ट कर दी, पूरी तरह से उनका एयरफोर्स नष्टो नाबूद कर दिया, तो फिर ये क्या हो रहा है? CIWS ये क्लोज इन वेपन्स का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है? जल्द हो सकती है अमेरिका और ईरान की वार्ता। बहरहाल ये भी एक बात पैरेलली चलाई जा रही है। ये खबर देखिए जरा, अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका में वार्ता संभव, इस्लामाबाद में हो सकती है दूसरे दौर की वार्ता। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बता रहा है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में ये चर्चा हो सकती है, बट देयर आर, और यहां तो मुझको लगता है डेलिबरेट है जनरल दत्ता। लोग कहते हैं कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। यहां तो मुझको लगता है ये स्लिप्स जानबूझ के बनाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये भी जो स्टेटमेंट है इसमें भी बोला गया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे एक तो उन्होंने जो ऑपरेशन शुरू किया था हॉर्मुज़ में उसको रोका है, और अभी ये जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, और ईरान बड़ा उतावला हो रहा है बातचीत करने के लिए, इसलिए अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बातचीत होगी। जो पिछला दूसरे राउंड का इनकी बातचीत होनी थी वो तो आपको मालूम है कुछ भी नहीं हुआ। उसके अंदर रांची आए, ओमान गए, वहाँ पे चले गए रशिया, उसके बाद वापस आ गए और इनको बता दिया भाई हमारी तरफ से ये मुद्दे हैं। तो अभी जो अगली बातचीत होगी, ईरान अपने मुद्दों से वापस नहीं जाएगा। ईरान के मुद्दे जो पहले थे वो अभी भी वही हैं। वो अपना संवर्धित यूरेनियम इनको देने वाला नहीं है। वो गल्फ और हॉर्मुज़ को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक नाकाबंदी अमेरिका के द्वारा की गई ख़त्म नहीं होती ईरानियन शिपिंग के खिलाफ। और उसके अलावा उसने मुआवजा मांगा है और इनको ये बोला कि आप गारंटी दीजिए आप आगे से हमला नहीं करेंगे। तो अभी अमेरिका किस चीज़ को मानेगा, किसको नहीं मानेगा, क्योंकि अभी ट्रंप को ऑफ रैंप नहीं मिल रहा। मैं कैसे विक्ट्री जाहिर करके मैं किसी तरह से अपना पीछा छुड़ाऊं ईरान से। तो ये जो आगे बातचीत होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि कोई नया इनके अंदर जो समझौता हो पाएगा। ईरान अपनी शर्तों के पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ संवर्धित यूरेनियम को उन्होंने 5 साल का पहले भी मानने को तैयार थे, 5 साल का वो दोबारा बोल सकते हैं इनको, लेकिन उसके अलावा इनको वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे। कूटनीतिक छल और वार्ता का जाल, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलाई जा रही हैं। और यहीं देखिए अमेरिका जिस चतुराई के लिए जाना जाता है, वो कैसे प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ सारी चीजें करता है दुनिया भर में, ताकि वो अपने आप को मसीहा भी दिखा सके और वो काम भी करता रहे जो शैतान करते हैं। जरा देखिए, ये यहां कूटनीतिक वार्ता का जाल और अमेरिका का ये छल भी देखिए। अमेरिका का ईरान को एक नया प्रस्ताव आ गया है। ट्रंप को ईरान से जल्द जवाब का इंतजार है। ईरान अमेरिकी प्रस्ताव के एक एक पॉइंट पर अच्छे से विमर्श कर रहा है। ईरान पाकिस्तान के माध्यम से नए फॉर्मेट में बातचीत की कोशिश कर रहा है। ईरान का आरोप है कि यूनाइटेड स्टेट्स बातचीत के बहाने बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। तो ईरान, अब यही बात बार बार कही जाती है प्रोफेसर राजन की, कोई भी बातचीत तब छोटे से मुद्दे पर हो या बड़े से मुद्दे पर तब कामयाब हो सकती है जब कम से कम बेयर मिनिमम ट्रस्ट लेवल तो हो, और यहां वो ट्रस्ट का धरातल ही गायब है जिस पर बातचीत कामयाब होती है। जी बिल्कुल। देखिए, ईरान के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ईरान को लगता है कि ये इजराइल और अमेरिका मिलके पूरी तैयारी कर रहे हैं फिर से अटैक करने का। तो जो बेसिक ट्रस्ट होना चाहिए जिसके आधार पे कोई भी बातचीत की शुरुआत होती है, उसकी पूरी कमी है। और ईरान अभी सबसे, ईरान को लगता है कि ईरान के पास एडवांटेजेस हैं, उसके पास वेपन्स हैं, यानी कि हॉर्मुज के माध्यम से एक ऐसा वेपन है जिसके माध्यम से पूरी तरह से दबाव बना सकता है। और अगर हॉर्मुज भी खुल गया तो फिर वो पड़ोसी देश जो एलाइज हैं अमेरिका के, जो
उनको सहयोग करते हैं, यूएई इत्यादि, तो उन पे हमले कर सकता है। तो इस कारण से ईरान को लगता है कि उनकी बढ़त है। ईरान को यह भी लगता है, देखिए, कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के रेजिम को चेंज करना, जबकि ईरान का ऑब्जेक्टिव है अगर युद्ध में वो सर्वाइव कर जाता है तो वह उसकी जीत मानी जाएगी। अमेरिका की जीत के लिए बहुत सारे उनको वहां पे परिवर्तन करने पड़ेंगे और काफी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ईरान को लगता है कि अगर वॉर में 2-3 महीने तक वो सर्वाइव कर गया तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि अमेरिका इसको लंबे समय तक नहीं खींच सकता है। तो इसलिए अमेरिका का जीतना बिल्कुल असंभव है, और जिस इशू पे बातचीत चल रही है उसका होना मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर इशू पे आप जो पहले बोल रहे थे दिनेश, कि क्या तीसरी कंट्री को देने के लिए तैयार होगा, नहीं तैयार होगा ईरान। क्या ईरान न्यूक्लियर इशू पे एग्रीमेंट अमेरिका से करेगा, क्या पूरी तरह से बंद करेगा, नहीं करेगा ईरान, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका की मजबूरी है, युद्ध से निकलना चाहता है, और न्यूक्लियर इशू पे वो कॉम्प्रोमाइज अभी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि अगर ट्रस्ट होता दोनों देशों के बीच में तो शायद कुछ समय के लिए ईरान एनरिचमेंट के लिए रोकने के लिए तैयार हो जाता है, 4 साल 5 साल के लिए। मुझे लगता है कि वह भी स्थिति नहीं है और ईरान उस पर कोई भी समझौता करने के लिए। हाँ, यह जरूर है कि हॉर्मुज को खोल सकता है ईरान, अगर ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया जाए। तो मुझे लगता है एग्रीमेंट वहीं पे चल रहा है कि 1 महीने या 2 महीने के लिए युद्ध को पूरी तरह से सीज फायर को बढ़ाया जाए और उस दरमियान बातचीत की तैयारी की जाए। ये सीज फायर बढ़ाकर बातचीत को कुछ और आगे बढ़ाया जाए, कहीं शायद वो ट्रस्ट वाली फ्लिकरिंग भी नजर आ जाए जिसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव तो हर दिन दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या है, फिर से एक बार लग रहा है कि वहां चीजें तनाव के चरम की तरफ जा रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में आमने सामने है ईरान और अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट में कई जगहों पर से फायरिंग की वजह से हड़कंप है। ओमान सागर की तरफ बढ़ रहे जहाजों पर फायरिंग हुई है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से जो इनपुट मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां फायरिंग लगातार चल रही है। क्या बहुत सारी फायरिंग की खबरें दोनों तरफ से एक्नॉलेज आशीष नहीं की जा रही होंगी, ताकि ये बातचीत वाली बातें भी जो की जा रही हैं वो उनको भी कम से कम लोग एकदम से छलावा ना समझ लें? बिल्कुल। देखिए, इनफैक्ट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक भारतीय की भी जान गई है। इसी एरिया में एक धाव था, धाव जिसे एक बड़ी बोट कहते हैं लकड़ी वाली, उसमें आग लग गई। लगभग 17-18 लोग थे और एक उसमें से भारतीय नागरिक मारा गया। कहा जा रहा है कि वो जनरल कार्गो था, उसका इस ऑयल वाले जो शैडो फ्लीट है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस तरह के जो फायरिंग है वो बिल्कुल दोनों साइड से वार्निंग के तौर पर आप कहिए या फिर एक एरिया डोमिनेंस करने के लिए कहिए कि हम यहाँ के चौकीदार हैं। अगले वाले गेट पे कह रहा है कि नहीं हम चौकीदार हैं। फिर अमेरिका बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लेके बोल रहा है कि हम पूरे एरिया के चौकीदार हैं। लेकिन ये प्रेजेंस को अपने जताने की, दिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है और ये इसीलिए बहुत सेंसिटिव हो जाता है कि एकाक कोई गलत फायरिंग, एकाक कोई गलत अंदाज़ा और ये फिर से हॉर्मुज पे आग लग जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा बारूद वहाँ पर जमा हो गया है, तो फिर बारूद जमा हो गया ये बड़ी वजह नहीं होगी, कोई एक चिंगारी उस बड़े बारूद में बहुत बड़ा कांड कर देगी। और इसीलिए यहाँ इस तरह का जब सिचुएशन होता है ना, फेस टू फेस, आई बॉल टू आई बॉल मैरीटाइम डोमेन में, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है। जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर या टॉप लीडरशिप से क्लियर इंस्ट्रक्शंस या फ्यूचर प्लान नहीं आते, ये बहुत ही डायनामिक और सेंसिटिव सिचुएशन बना रहेगा। तो यहाँ ये बारूद के ढेर पर हॉर्मुज बैठा हुआ है और चिंगारियां भी उड़ ही रही हैं आसपास। बारूद के ढेर में कौन सी गिर जाएगी, कब गिर जाएगी, नोबडी नोज। ईरान के 2 ऑयल टैंकर्स पर अमेरिका की फायरिंग देखिए। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से जहाजों पर फायरिंग। अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश के दौरान हमला। ये यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा है। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिशें चल रही थी, उस दौरान यह हमला हुआ है। ईरान के 2 ऑयल टैंकर्स पर अमेरिका की फायरिंग हुई है। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से जहाजों पर फायरिंग की गई है। नाकाबंदी तोड़ने की, जो ईरान की तरफ से ब्लॉकेट किया गया है, उसको तोड़ने की कोशिश के दौरान यह हमला हुआ है। यूएस सेंटकॉम की तरफ से यह दावा किया गया है। श्रीवास्तव सर, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है दिनेश, अगर आप नेवल ब्लॉकेट को जारी रखते हैं तो वो कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर है। ये सब जानते हैं, यूएस में भी सारे लोग जानते हैं और वर्ल्ड वॉर पीपल अंडरस्टैंड। नेवल ब्लॉकेट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर। तो जो 60 डेज की वो चीज़, वो जो कहते हैं कि हमने टर्मिनेट कर दिया वॉर, वो बात लागू नहीं होती है, ये ट्रम्प को पता है। अब जहाँ तक हॉर्मुज का सवाल है, हॉर्मुज को खुलवाना बिना पीस डील के ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज होगा। कि उन्होंने एस्कॉर्ट शिप्स की बात की थी और कहा था हम सारे शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे, कोई एस्कॉर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमला करना बहुत आसान है।
जो इस तरह के कार्गो शिप्स हैं या जो ऑयल टैंकर्स हैं, इन पर हमला करना बहुत आसान होगा। सी माइंस हैं और बहुत स्पीड बोट्स हैं, फास्ट बोट्स हैं, अंडर वाटर बोट्स हैं, तो ये बहुत आसान होगा IRGC के लिए। और IRGC इसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि ये हॉर्मुज़ के उस सकरे रास्ते पर आएँ और हम इनको अटैक करें, इसीलिए कोई जा नहीं रहा है। इसमें शांति वार्ता के अलावा या कोई आप पीस डील के अलावा कुछ नहीं है। मुझे सबसे बड़ी हैरानी होती है कि नेशंस डोंट डू डील, रियल स्टेट पीपल डू डील, नेशंस डू डिप्लोमेसी। देयर इज अ डिफरेंस इन डिप्लोमेसी। अब यहाँ वर्ड डिप्लोमेसी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। और जो ट्रेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जिनका काडर होता है, जैसे हमारे यहाँ जो IFS ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस नवाचार ऑफिसर्स, अमेरिका में होने शुरू हो गए। तो अब उन्होंने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट का नाम ही नाम ही बदल दिया, डिफेंस डिपार्टमेंट का। उन्होंने उसको वॉर डिपार्टमेंट घोषित कर दिया। Department of तो अब आप कुछ दिनों में डिप्लोमेसी की जगह उसको, ये वहां के डील मेकर हैं, ये वहां के डिप्लोमेट नहीं है, ये आप सुना करेंगे डेजिग्नेशन। वो एक समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज जब तक डिप्लोमेट्स नहीं जाएंगे, जो ट्रेन डिप्लोमेट्स हैं, जैसे JCPO बना था, उसमें 2 साल लगे थे उसकी वर्डिंग्स को करेक्ट करने में, टू एंड फ्रो करने में। अब ट्रंप के सामने चुनौती है कि उनको JCPO से ज्यादा एक ऐसा डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा जो उससे बेहतर लगे। तो JCPO को काफी लोगों ने सपोर्ट किया था, काफी देशों ने सपोर्ट किया था। उसके अंदर एक प्रक्रिया थी, एक तरीका था कि ये डीन्यूक्लियराइज कैसे करेंगे ईरान को। ईरान को डीन्यूक्लियराइज करने वाले मुद्दे पे दिनेश मैं आपको बता दूं, सारे के सारे देश साथ में हैं, इंक्लूडिंग साउथ एशियन कंट्रीज, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, ऑल कंट्रीज आर विद अमेरिका ऑन दिस एस्पेक्ट। लेकिन डीन्यूक्लियराइज करने का तरीका, द मेथड टू डीन्यूक्लियराइज, उसके साथ लोग नहीं हैं। ठीक है, डिप्लोमेसी को, राजनय को मौका नहीं मिल रहा है। डील 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 के तरीके बात हो रही है, और अगर इसी तरीके होता रहेगा तो जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो भी कहेंगे कि हम भी तो डील ही कराते हैं। बहरहाल आगे चलिए, इसमें देखिए जरा 72 घंटे में हुए हमले, देखिए जरा हॉर्मुज़ में क्या चल रहा है वो समझिए जरा। और जब ये बातचीत का छल किया जा रहा है तो उस बीच असलियत क्या है वो भी आपको दिखाता हूं। जरा देखिए यहाँ ये 72 घंटे, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, अमेरिका, क्या चल रहा है ईरान के बीच में। बेरूत पर हमला हुआ, हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर मारा गया, ये इजराइल की तरफ से हुए हमले में। ईरान का बंदर अब्बास नौसैनिक बेस पर एयर स्ट्राइक की गई, ये भी पिछले 72 घंटों के दौरान हुआ है। तो उधर बातचीत वाली कोशिश, उसके लिए क्या ट्रस्ट बनाया जा रहा है। दक्षिण लेबनान 3 ठिकानों पर हमले में 11 की मौत यहां पर हो गई है। ये 8 मई की घटना बता रहा हूं मैं आपको। ओमान की खाड़ी, ये भी 8 मई की घटना है। यूनाइटेड स्टेट्स का ईरान के 2 तेल टैंकरों पर हमला हुआ। लगातार हो रहे ये जो इवेंट्स हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं? ये यही बता रहे हैं कि बातचीत सिर्फ कही जा रही है। ये दुनिया को ये बताया जा रहा है कि वी ऑल्सो बिलीव इन डिप्लोमेसी और डील व्हाटएवर। लेकिन असलियत ये है कि ये बातचीत के लिए माहौल बनाने के लिए तो बिल्कुल भी सीरियस कोशिशें नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में जनरल दत्ता, ये 15-20 दिन के अंदर या कल परसों में या कब आप फिर से फुल स्केल चीजें होती हुई देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सीज फायर हुआ था इसराइल और लेबनान के बीच में, वो आपने देखा वो दोबारा टूट रखा। अभी फिलहाल लगातार हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। और जो इसराइल का एम है वो चाहता है कि लिटानी रिवर तक वो कब्जा करे, ताकि लिटानी रिवर का पानी वो इस्तेमाल कर पाएँ, क्योंकि जो रेगिस्तान का इलाका जो इसराइल का पड़ता है उधर पानी की किल्लत है। तो वो चाहेगा कि लिटानी रिवर तक मैं कब्जा कर लूँ और एक बफर जोन बना दूँ जहाँ से लेबनान के माध्यम से नॉर्थ इसराइल के ऊपर हमले ना हो। वो अभी तक अपने ऑब्जेक्टिव में लगा पड़ा है। जहाँ अभी ईरान का सवाल है, ये लगातार अमेरिका बीच बीच में हमले करता चला जा रहा है। कभी उनके पोर्ट्स के ऊपर हमला कर रहा है, कभी उनकी शिपिंग के ऊपर हमला कर रहा है। और जो आपने बोला था क्लोज क्वार्टर जो बैटल के लिए हथियार इस्तेमाल होते हैं, जो ईरानियन IRGC की छोटी बोट्स हैं, हाई स्पीड बोट्स हैं, वो ब्लाइंड एंगल से आते हैं डिस्ट्रॉयर की तरफ, क्योंकि जो गेटलिंग गन्स होती हैं जो क्लोज क्वार्टर के लिए होती हैं, या पोर्ट में होंगी या स्टारबोर्ड में होंगी, वो उसके हेल्म में नहीं होती हैं। तो ये इस एंगल से आते हैं कि ये गेटलिंग गन से उस पर हमला ना कर सके, और हाई स्पीड में आते हैं और मैन्यूवर करते हुए आते हैं। तो ये जो अभी प्रचलन चल रहा है ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, ये एक किसी आने वाले सीमित समय में इसका सीज फायर नहीं होने वाला है, जब तक ये बैठ के एक बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट करके कोई समाधान ना ढूंढे, जिसके लिए आज पूरी दुनिया के ऊपर मतलब युद्ध के मैदान में चीजें किस तरह से घटती हैं और वहां मैरीटाइम डोमेन में क्या चल रहा है, ये आपने हमको दिखा दिया एकदम कि डिस्ट्रॉयर के ऊपर कैसे वो गैटलिंग गन लगी है, एक्सप्लोजिव वेपन है। अब वो अगर फायर करेगा भी तो उसको एक रेंज चाहिए।
अगर एकदम करीब डिस्ट्रॉयर के वो स्पीड बोट्स पहुंच जाएंगी तो जाहिर है वो यूं हमला नहीं कर सकते, हल में नहीं लगी हुई है गन। तो ये आपने हमको दिखा दिया, कमाल की मंजर कशी। आगे देखिए जरा, हिजबुल्लाह का इजरायली टैंक पर हमला, हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो। मार्कवा टैंक छोड़कर भागता दिखा आईडीएफ का जवान। अब ये तस्वीर देखिए जरा, आशीष ने अभी अभी ये खबर आपके लिए यहां पर रखी है। यहां क्या दिखाई दे रहा है आशीष? में एक काफ़ी यूएवी एफपीवी ड्रोन, जिसे फर्स्ट पर्सन व्यू कहते हैं, ड्रोन ये जाके उन टैंक्स में जाके डिस्ट्रॉय कर रहा है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दिखाई देगा कि आईडीएफ का एक सोल्जर इस टैंक में, जो मरकावा टैंक है, ये लेबनान के एरिया में था और वहाँ पर किस तरह से हिजबुल्लाह वालों ने इन आईडीएफ के सोल्जर्स पर टैंक को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है ये ड्रोन की स्पीड, तो सोल्जर को समय मिला कि वो देखा ड्रोन आ रहा है, बच के तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये कामिकाज़े टाइप होंगे, आके सीधा डिस्ट्रॉय करेंगे। वो सोल्जर निकल के उसमें से भाग पड़ा। लास्ट फ्रेम में आपको दिखाई देगा, अगर ये बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर जा पाया होगा। वो देखिए, ये वो टैंक है। नो डाउट इंजरी तो हुई होगी और वो जा रहा है, ये देखिए, वो जस्ट जंप करके फुल फ्रेम में रखिए इसको, केवल तस्वीर को बड़ा करके दिखाई तो वैसे ही इसमें बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा, आपने इसको छोटा कर दिया। इसको बड़ा करके दिखाइए तो वो दिखाई देगा। यहां पर देखें, ये कामिकाज़ी ड्रोन है और उसमें आप क्रॉस एयर में देख रहे हैं, आपको मार्कवा टैंक दिखाई दे रहा है। जब तक ये ड्रोन वहां पर जाता है, उसमें जो टैंक को ऑपरेट करने वाला जो सैनिक है वो भागता है, वो देखिए आगे भाग रहा है वो। लेकिन यहां अगर बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा तो इंजरी निश्चित रूप से हुई होगी, आशीष बता रहे हैं। तो ये जो साउथ लेबनान में चल रहा घटनाक्रम है उसको बता रही है आशीष। बिल्कुल, उसे बस उतना ही समय मिला है, भागने का समय नहीं मिला है, जंप करने का एक जो समय बोलते हैं बस वही मिला है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस है, जहां पर जाकर ये वीडियो रुक गया क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो ड्रोन डिस्ट्रॉय हो गया उसमें जाके, तब तक वो फीड भेज पाया जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, और ये जस्ट जंप ही कर पाया। और इस तरह के ऐसे बहुत आपको वीडियोज दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ समय में, और ये असिमेट्रिक वॉरफेयर की कहानी बताता है। आप कुछ हजार कुछ लाख रुपए के ड्रोन से आप किस तरह से करोड़ों वाले टैंक्स को तबाह कर रहे हैं। और असिमेट्रिक वॉरफेयर केवल यूएस और ईरान के बीच में नहीं, बल्कि जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, वो भी आईडीएफ के खिलाफ में इसी तरह से असिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेंट होता है किसी भी एक फॉर्मल या बड़ी फौज को अनइंटरप्टेड आगे बढ़ने के लिए। ये स्पीड स्लो करता है, डैमेजेस लगातार करते रहता है, और ये बार बार इस तरह के वीडियो रिलीज करके पूरे आईडीएफ सोल्जर जो वहां फ्रंट लाइन में होंगे उन सबके मन में ये भय दिखाने की भी कोशिश होती है कि देख लो, जब तक चल रहे हो, एक अचानक से कहां से उड़ता हुआ तीर, जो कहा जाता है ना, एक उड़ता हुआ बम आएगा और फिर वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा। तो इससे साइऑप्स का भी एक ऑब्जेक्ट है इसमें। वैसे दिनेश दिनेश एक इनपुट मैं देना चाहूँगा। जो यूक्रेन रशिया की जंग चल रही है उसमें जो फर्स्ट पर्सन व्यू वाला जो ड्रोन होता है, जिसमें पायलट वो कैमरे के माध्यम से देख रहा है कि ड्रोन कहाँ जा रहा है और चुन के हमला करता है वो। अभी आप देखेंगे इनके मार्कावा टैंक के ऊपर एक केज बनाया जाता है, वो नहीं लगा हुआ। होता क्या है कि ड्रोन के अंदर ये हाई एक्सप्लोजिव हीट, जिसको हम बोलते हैं HE-80 एमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो टैंक के आर्मर को पियर्स करके अंदर जाता है। वो एंटी पर्सनल नहीं होता है, वो टैंक को डिस्ट्रॉय करेगा और किसी एक इंडिविजुअल आदमी को नहीं मारेगा। तो जब इसने देखा कि वो ड्रोन आ गया है, वो जो लड़का था उसके अंदर सोल्जर इजरायली, वो जंप मार के बाहर भागा है, टैंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो एंटी पर्सनल नहीं होता। अगर टैंक के अंदर से कोई नहीं निकल पाया वो मारा जाएगा। तो ये केप कोज इन्होंने अपनी नहीं लगा रखा है अपने टैंकों के ऊपर, जो इनको सीख लेना चाहिए था कि यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर वहाँ पे टैंक बड़े संभल के चलाते हैं। श्रीवास्तव सर भी कुछ कहना चाह रहे थे? दिनेश कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, वो भी एफपीवी का अटैक था। जो ट्रक में ले गए थे 30-40 और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर अटैक हुआ था, वो भी एफपीवी रशिया के अंदर किया था, रशिया के अंदर किया था यूक्रेन ने, जिसमें ये समझ लीजिए कि उसको चलाने वाले को दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अंदर वॉरहेड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, 0.5 kg to 1.5 kg होता है, तो वो एक लोकलाइज्ड एरिया को हिट करता है। जैसे वहां भी आपने देखा था जो उनके जहाज खराब हुए थे, तो हम शायद आप चैनल पे थे, तो हाँ वो बाद में रिपेयर हो गए। अगली खबर, ईरान को ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी, समझौता नहीं किया तो पछताएगा ईरान, समझौता नहीं हुआ तो ईरान की बढ़ेगी मुश्किलें। ट्रंप धमका भी रहे, ईरान के पास कभी भी नहीं होगा परमाणु हथियार। ट्रंप ने फिर दोहराया ईरान को समझौते की ज्यादा जरूरत। ट्रंप ने कहा कि समझौते के लिए हम बहुत तत्पर और उद्यत
नहीं है। ईरान को ज्यादा बड़ी गरज पड़ी हुई है समझौते की, ये बात ट्रंप कह रहे हैं। ये बात ट्रंप को कहनी क्यों पड़ रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब जरा देखिए ईरान को ट्रंप की एक और धमकी। उन्होंने इस बार क्या कहा है, अगर वार्ता फेल हुई तो प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू करेंगे। होर्मुज में जहाजों को मिलिट्री एस्कॉर्ट देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया गया था। प्रोजेक्ट फ्रीडम का नया नाम प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस हो सकता है। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस से में पहले से ज्यादा एक्शन शामिल होंगे। पाकिस्तान ने हमला नहीं करने की अपील की है, लेकिन ईरान नहीं माना तो ऑपरेशन शुरू कर देंगे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। ये जबरदस्ती इन्होंने एक पाकिस्तान रख लिया है नाम के लिए कि पाकिस्तान ने आज हमसे ये कह दिया है, पाकिस्तान ने आज हमसे वो कह दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम कुछ भी कहेंगे पाकिस्तान उसको डिनाई करेगा नहीं, इसलिए आज पाकिस्तान ने हमसे मना कर दिया, इसलिए हम रुक गए। आज पाकिस्तान ने हमसे कुछ नहीं कहा, इसलिए हमने मार दिया। लेकिन प्रोफेसर राजन, यही बात कही है ईरान ने कि अब आपके वो जो डिल्यूजनल स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स हैं, अब दे डोंट हैव मच ऑफ से नाउ। जी बिल्कुल, देखिए जो स्टेटमेंट ईरान ने दिया वो बिल्कुल सच है कि जो ट्रंप के जो अगर ट्वीट्स को आप देखेंगे तो सोशल में जिस ढंग से वो पोस्ट करते हैं तो काफ़ी डिल्यूजनल है। और किसी रात में आप देखेंगे कि लगभग पूरी रात वो ट्वीट करते रहते हैं। लोगों का मानना है कि वो शायद सोते भी नहीं है। 200-100 ट्वीट्स रात भर में वो करते रहते हैं। और यह भी नहीं कि कोई उनका एजेंट या प्रॉक्सी कोई ट्वीट कर रहा है, बताया जाता है कि वो खुद करते हैं। तो वैसे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से आता है उस पर ट्वीट पे से जो आता है उसको पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। और उनका जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था वह फेल कर गया है। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम तो छोड़िए, अमेरिका के जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं ज़्यादातर अभी के समय में अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट हैं वह मानता है कि वो फेल कर गया, क्योंकि अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल वहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहा, ना ही अचीव करने की कोई संभावना है। तो वैसे में प्रोजेक्ट फ्रीडम माइनस कर लें, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस कर लें, ट्वीट करने का वो ट्वीट करना चाहे करते रहें, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो अमेरिका का है वो अचीव नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका को युद्ध से निकलना पड़ेगा। और वही एक तरीका है कि वहां पे सीज फायर और शांति बहाल हो सकता है। नहीं तो ना तो उनका न्यूक्लियर इशू पे कोई डील होने वाला है, ना ही कोई रिजीम चेंज की कोई संभावना है। हॉर्मुज को खुलवा लें, यही अमेरिका के लिए बहुत बड़ी, हॉर्मुज ही खुलवा लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। प्रोफेसर राजन कह रहे हैं और आज रात अमेरिकी बेसिस पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान। ये बहुत बड़ी खबर देखिए, आज ईरान हमला कर सकता है रात में। सीमा की तरफ ईरान के सैनिकों का मूवमेंट नोटिस किया गया है। भारी सैन्य मूवमेंट से मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट हो गया है। अमेरिका और इजराइल पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। हाई अलर्ट पर खाड़ी में तैनात अमेरिकी सैनिक। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ये खबरें आ रही हैं। अब जरा आगे देखिए, आज रात ईरान करेगा प्रहार। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के ऑपरेशन फ्रीडम को सीज फायर का उल्लंघन बताया। बॉर्डर की तरफ ईरान की कार्गो कॉन्वॉय और सैनिकों की मूवमेंट। हजारों सैनिकों और हथियारों को सीमाओं पर तैनात करने का दावा। तेल टैंकर्स पर हमले के बाद ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं। अब तक ईरानी तेल टैंकर्स को अमेरिका ने बनाया निशाना। अगली खबर देखिए, अमेरिका और ईरान वार्ता पर बड़ी खबर आपके सामने। वार्ता में बाधा डाल रही है आईआरजीसी की वजह से वार्ता में देरी। अरागची कालीबाफ वार्ता चाहते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह खबर, आईआरजीसी रोक रहा है वार्ता को, वरना वहां अरागची और कालीबाफ चाहते हैं वार्ता आगे हो। अब जरा ये भी देखिए, कौन है वार्ता का विलेन। वो कह रहे हैं ईरान नहीं कर रहा है, ईरान कह रहा है कि आप नहीं कर रहे हो, और फिर अमेरिका कह देता है ये तो ईरान के अंदर असल में आईआरजीसी नहीं कर रहा है। अमेरिका के साथ वार्ता के पक्ष में नहीं है आईआरजीसी। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान वार्ता का विलेन कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स से युद्ध जारी रखने के पक्ष में है आईआरजीसी। न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से यह खबर है, आंतरिक संघर्ष की वजह से प्रस्ताव के जवाब में देरी हो रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट ये बात कह रहा है। अब यह वाकई हो रहा है या असल में ये ईरान के भीतर धड़ों के बीच में ये फॉल्ट लाइंस डालने की कोशिश है, दरारें डालने की कोशिश है। युद्ध खत्म हुआ तो आईआरजीसी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यूरेनियम सरेंडर करने के पक्ष में नहीं है आईआरजीसी, और इसीलिए आईआरजीसी इसको होने नहीं देना चाहता है। वार्ता में ईरानी हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से। ये बात कही जा रही है कि ईरान के इंटरेस्ट का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसे में फिर बात कैसे हो सकती है? यहां बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो असल में, जिसको आप ये मान लें कि वो मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। कौन है जो मनोविज्ञान में दूसरे पर हावी हो जाएगा, यहां हल निकलेगा, या हावी होने का ये खेल आगे बढ़ता जाएगा और दुनिया के लिए विध्वंस का कारण बनेगा।